गाइस लास्ट 2-3 ईयर्स से ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म्स इंडियन हॉस्पिटल्स में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है। मतलब इतना कि इन्होंने लास्ट 3 ईयर्स के अंदर मोर देन 50,000 करोड़ की ट्रांजैक्शंस करी हैं इंडियन हॉस्पिटल्स के अंदर। पर एकदम से ऐसा हो क्यों रहा है? दैट इज समथिंग विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज वीडियो। गाइस अगर हमें हॉस्पिटल सेक्टर की आज की सिचुएशन समझनी है तो हमें इसके एवोल्यूशन को पहले समझना पड़ेगा कि लास्ट 30-40 ईयर्स के अंदर हॉस्पिटल सेक्टर किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। तो गाइस होता क्या था ना, अगर मैं 1970s 80s की बात करता हूँ या 90s की भी बात करता हूँ तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या रहता था कि कोई भी एक रिप्यूटेड डॉक्टर है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर होता क्या था, उसका काफ़ी अच्छा नाम बन चुका है। अब नाम अच्छा हो गया तो क्या हुआ, ही अर्नड अ लॉट ऑफ मनी। फिर उसने क्या किया कि थोड़ा पैसा अपनी सेविंग्स इकट्ठी करी और उसके बाद वो बैंक के पास जाकर उन्होंने क्या किया, एक लैंड लेने के लिए उन्होंने लोन लिया। अब सिंपल सी बात यह है कि उनको अपना खुद का हॉस्पिटल बनाना है और आपको पता ही है कि हॉस्पिटल जो है ना वो कितना कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस रहता है। तो बेसिकली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे डॉक्टर्स को हर चीज़ का खुद ही ध्यान रखना पड़ता था कि बेसिकली हॉस्पिटल बनाना किस तरीके से है, इक्विपमेंट्स कौन कौन से आएंगे, नर्सेज को हायर कैसे करना है या बाकी के हॉस्पिटल स्टाफ को किस तरीके से हायर करना है, और बैंक से ही बात करके चलना है, किस तरीके से लोन्स प्रोक्योर करने हैं। एवरीथिंग वॉज हैंडल्ड बाय द डॉक्टर्स ओनली। तो होता क्या था ना, बैंक को भी ना काफ़ी रिस्क लगता था। अब लेट सपोज कि आप एक बैंक हो और मैं एक डॉक्टर हूँ, होगा क्या ना, बैंक क्या सोचेगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि यार ये जो हॉस्पिटल जो है ना इसकी पूरी रेपुटेशन ना इस पर्टिकुलर डॉक्टर के ऊपर ही टिकी हुई है। अगर ये हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस हॉस्पिटल की उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। और अगर मैंने इतना लोन्स इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल को दे दिया और इन एनी केस अगर ये पैसे रिकवर नहीं कर पाया तो मेरे को सारा लॉसेज हो जाएंगे। तो बैंक्स क्या करते थे ना, वो बहुत ज़्यादा कॉशियस रहते थे इनको लोन्स देने के लिए। अब अगर लोन इतना टाइम पे इनको नहीं मिल पाएगा तो होगा क्या, इनके पास उतनी बड़ी कैपेसिटी नहीं आ पाएगी, उनके पास इतना बड़ा लैंड नहीं मिल पाएगा, उतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं बना पाएंगे। तो बेसिकली क्या होता था ना, हर एक जगह पर किस तरीके से काम चल रहा था, सारे के सारे लोकल हॉस्पिटल्स थे, डॉक्टर्स का बहुत अच्छा नाम था, लेकिन इनके पास सारी की सारी फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी। मतलब आप ये समझ लो कि ऑन एन एवरेज इन हॉस्पिटल्स के अंदर अराउंड 30 to 100 बेड्स तक ही रहते थे। तो एक चीज़ तो पक्की है कि ये लोग ना हमेशा लोकल एरिया के अंदर ही रह जाते थे और कभी भी नेशन वाइड अपने ब्रांड को इंक्रीज करने की या इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करते थे। मतलब कोई भी हॉस्पिटल की नेशन वाइड चेंज नहीं हुआ करती थी। अब गाइस ये जो कंडीशन जो है ना वो 2000s और 2010s में इजीली यही चलती रही, लेकिन इतने में क्या हुआ, 2020 आ गया। जैसे ही कोविड आया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया को फर्स्ट टाइम ये रियलाइज़ हुआ कि उनकी जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है ना वो काफ़ी इनएडिक्वेट है। मतलब आप ये समझ लो, अगर नेशन वाइड कुछ बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे एक पेंडेमिक आ जाता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनको रियलाइज़ हुआ कि हमारे पास उतने बेड्स ही नहीं है कि हम इतने पेशेंट्स को केटर कर सकें। इंडिया के पास आज की डेट में 1.3 बेड्स हैं पर 1000 पेशेंट्स। मतलब आप ये समझ लो, ग्लोबल स्टैंडर्ड जो है ना वो भी 3 को रिकमेंड करता है कि एटलीस्ट आपके पास 1000, अगर आपके पास सिटीजन है एक कंट्री के अंदर, आपके पास एटलीस्ट 3 हॉस्पिटल बेड जरूर होने चाहिए। अब गाइस प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स के लिए एक बहुत ही परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। पहले एक बार समझते हैं प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स करते क्या है। देखो होता क्या है ना, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशनल फंड्स होते हैं। कहने का मतलब क्या, ये ऐसे टाइप के लोगों से पैसा लेते हैं जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं। मतलब ये क्या करेंगे, बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है ना उनका पैसा इकट्ठा करते हैं और उसके बाद ये रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के अंदर उनको इन्वेस्ट करते हैं। अब होगा क्या, इनमें से कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होंगी जो अच्छी चल जाएंगी तो वो अच्छा रिटर्न देंगी, और कुछ इन्वेस्टमेंट्स फेल भी हो सकती हैं और वो जीरो भी हो सकती हैं। अब क्योंकि इसके अंदर रिस्क ज़्यादा रहता है तो होता है क्या है ना, जितनी जो भी मार्केट रेगुलेटर्स रहते हैं, जैसे इंडिया के अंदर सेबी हो गया, यूएस के अंदर एसईसी हो गया, ये लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे छोटे इन्वेस्टर्स जो हैं जिनको रिटेल इन्वेस्टर्स भी बोला जाता है, उनको मना करते हैं या उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आप इन प्राइवेट इक्विटी फंड्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो जितनी भी ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स थे ना, उन्होंने क्या सोचा कि इंडिया के अंदर ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने की बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आप सोचो, जैसे कोविड आया ना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एवरीथिंग वेंट फॉर अ टॉस। आप समझो सारी की सारी इंडस्ट्रीज, सारे के सारे बिजनेसेस, सब कुछ स्टैंड स्टिल पे आ चुके थे, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी एक चीज चल रही थी एंड दैट वाज हॉस्पिटल्स। तो गोइंग फॉरवर्ड उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, देखो वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा स्कार्सिटी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नंबर ऑफ बेड्स की, और गोइंग फॉरवर्ड इंडिया के अंदर हेल्थ केयर की बहुत मैसिव डिमांड आने वाली है। तो इन्होंने क्या सोचा कि एक ऐसी इंडस्ट्री में क्यों ना इन्वेस्ट किया जाए जहां पर रेवेन्यूज जो है ना वो काफी सस्टेनेबल रहेंगे और काफी लंबे टाइम तक इंडिया के अंदर ग्रो कर सकते हैं।
एंड दैट इज व्हाई दे चोज हॉस्पिटल सेक्टर के हम इसके अंदर बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल चेन्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। अब गाइस आजकल हो क्या रहा है ना, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स के अंदर एक बिडिंग वॉर चल रही है इंडियन हॉस्पिटल्स को अक्वायर करने की। इसका लेटेस्ट एग्जांपल है Cloud9 हॉस्पिटल्स। हुआ क्या है कि इस कंपनी जो है ना, ये कंपनी अपना 25% स्टेक सेल करना चाहती है और जितने भी ग्लोबल बड़े बड़े जितने भी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं वो सारी की सारी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। Cloud9 के अगर मैं रेवेन्यूज की बात करूँ ना, तो ये कंपनी जो है ना वो 2000 करोड़ के रेवेन्यूज कर रही है और इसका जो एबिडा है वो अराउंड 300 करोड़ का है। आप ये समझो उसके बाद भी इसकी जो वैल्यूएशन है वो 10,000 करोड़ तक की लगाई जा रही है। मतलब ये जो कंपनीज है ना, ये 25% स्टेक जो है वो 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे खरीदने के लिए तैयार है। मतलब अगर इनको 25% स्टेक चाहिए तो इनको 2500 करोड़ पे करने पड़ेंगे फॉर अ 25% स्टेक। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और हॉस्पिटल है जिसका नाम है सेरेदरी हॉस्पिटल। ये पुणे बेस्ड हॉस्पिटल चेन है। एवरस्टोन नाम की प्राइवेट इक्विटी फर्म ने इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल को खरीदा था 2019 के अंदर फॉर 1000 करोड़। और हुआ क्या, इन 6 ईयर्स इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल की वैल्यू आज की डेट में चल रही है 6400 करोड़। मतलब 2-3 बार प्राइवेट इक्विटी फर्म्स एक दूसरे को ये सेल कर चुकी हैं एट अ हायर वैल्यूएशन। करते क्या है ये लोग, एक बार अक्वायर करते हैं, फिर उसके बाद कुछ वो पर्टिकुलर प्राइवेट इक्विटी फर्म उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करती है और नए नए बेड्स लगाती है उसके अंदर, और फिर उसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल को हायर वैल्यूएशन पे दूसरी प्राइवेट इक्विटी फर्म को सेल कर देती है। ऐसे ही ब्लैकस्टोन के पास 73% केयर हॉस्पिटल्स का स्टेक है और इस टाइम पे वो अक्वायर कर रहे हैं 80% स्टेक इन किम्स हेल्थ, जो कि एक केरला बेस्ड हॉस्पिटल चेन है। ऐसे ही टेमासेक करके एक और प्राइवेट इक्विटी फर्म है जिसके पास 59% स्टेक है मणिपाल हॉस्पिटल्स के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट इक्विटी फर्म्स जो है ना वो बहुत मेजर स्टेक्स ले रही हैं हर एक हॉस्पिटल चेन के अंदर। अब गाइस सोचने वाली बात ये है कि ये सारी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स इतने मेजर स्टेक्स इन हॉस्पिटल चेन्स के अंदर क्यों ले रहे हैं, वो भी इतनी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर। देखो इस बात ये है कि इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर जो है ना वो बहुत अच्छे रेट पर ग्रो करने वाला है ओवर द नेक्स्ट डेकेड और सो। तो कहने का मतलब अगर मैं इसके डेटा की बात करूं तो अराउंड 12 to 14% पे ये ग्रो कर पाएगा गोइंग फॉरवर्ड। और इसके अंदर क्या होगा ना, क्योंकि रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो है ना वो भी काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइंड रहती हैं और कोई भी मार्केट में कोई क्रैश आता है, कुछ भी होता है, तो उसका हॉस्पिटल्स के ऊपर बहुत कम ही इंपैक्ट पड़ता है। तो हो क्या रहा है ना, जितने प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं कि यार यहाँ पर इन्वेस्ट करना ना काफ़ी सेफ ऑप्शन है और यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अब गाइस सुनने में तो कितना अच्छा लग रहा है ना कि प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स इंडिया के हॉस्पिटल चेन्स के अंदर अगर इन्वेस्ट करेंगे तो इंडिया का हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करेगा, इंप्रूव करेगा, तो हमें बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। लेकिन अब मैं आपको साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि इसकी डार्क साइड क्या होगी। क्योंकि देखो हुआ क्या था ना, यही सेम पैटर्न जो था ना यूएसए के अंदर अर्ली 2000s के अंदर देखा गया था। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ था कि जितनी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स थी बड़ी बड़ी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्होंने यूएसए के हॉस्पिटल्स को अक्वायर करना स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने क्या किया ना, मार्केट से पैसा रेज करके इन्होंने बड़े बड़े लैंड पार्सल्स खरीदे और फिर इतने ह्यूज हॉस्पिटल्स इन्होंने वहाँ पर क्रिएट कर दिए। कहने का मतलब क्या कि इन्होंने ना धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट कर दिया, सब कुछ प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ वर्क करने की कोशिश करनी शुरू करी। मतलब अगर कोई पेशेंट आज हॉस्पिटल में आ रहा है तो वो एक कस्टमर है, हमें उसको एक पेशेंट की तरह ट्रीट नहीं करना, हमें उससे मैक्सिमम बेनिफिट निकालना है, हमें उसे इतनी सारी सर्विसेज देनी है कि जिससे हम उसे मैक्सिमम प्रॉफिट उससे अर्न कर सकें। जिससे क्या होगा, हमारे हॉस्पिटल की जो प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करेगी और अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करेगी तो गोइंग फॉरवर्ड एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि हमारा स्टेक है इसके अंदर, तो हमें काफी मैसिव बेनिफिट होगा। चलो आज मैं आपको आपके एग्जांपल समझाता हूँ। लेट सपोज आपके पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस आपने ऑलरेडी ली हुई है। अब होता क्या है ना, आप किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जाओगे तो होगा क्या, वो लोग आपसे सबसे पहले एक ही बात पूछते हैं कि आपके पास इंश्योरेंस है या नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली वो आपको सर्विसेज ऑफर करते हैं। अब होता क्या है कि क्योंकि आपको पता है कि आपकी जितनी भी इंश्योरेंस है, लेट सपोज वो कैशलेस है, मतलब आपको अपनी जेब से कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करोगे कि अगर एक्स्ट्रा पैसा लग भी रहा है, क्योंकि मुझे पैसा नहीं देना तो आई रियली डोंट केयर। देखो इंश्योरेंस कंपनीज ने ना क्या करना स्टार्ट किया था अर्ली 2000 से, इंडिया के अंदर वैसे भी इंश्योरेंस की ना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पेनिट्रेशन काफ़ी कम थी। तो हुआ क्या, इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, आप हमसे इंश्योरेंस लो, सब कुछ हम ध्यान रख लेंगे। तो होगा क्या, इससे धीरे धीरे क्या हुआ कि पेशेंट्स जो है ना उन्होंने तो पे करना कम कर दिया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर पे करना कम करेंगे तो हॉस्पिटल्स ने भी क्या किया, अपने हिसाब से जो प्राइजेस जो थे ना ट्रीटमेंट के वो इंक्रीज कर दिए। बट हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज उसको पे करेंगी। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा गाइस कि अगर इंश्योरेंस कंपनीज अगर पे कर रही हैं और हॉस्पिटल ने इतने प्राइजेस बढ़ा दिए, तो सिंपल सी बात समझो, गोइंग फॉरवर्ड आपको ये नहीं लगता कि इंश्योरेंस कंपनीज भी अपने प्रीमियम्स को इंक्रीज कर देगी। और वो प्रीमियम पे कौन कर रहा है,
एट द एंड ऑफ द डे वो प्रीमियम तो हमें ही पे करने हैं। तो गाइस दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज बीन हैपनिंग इन द हेल्थ केयर सेक्टर। अब गाइस समझने वाली बात ये है कि हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनी साथ में काम करती हैं और एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है ना, सारा का सारा बर्डन किसके ऊपर आता है, पेशेंट्स के ऊपर या सिटीजन्स के ऊपर। एग्जैक्टली यही हुआ यूएस के अंदर। यूएसए में क्या हुआ, जैसे ही प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स ने हॉस्पिटल्स के अंदर अपना स्टेक बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, सिंपल सी बात सोचो, अब पूरे हॉस्पिटल चेन्स के ऊपर इन्हीं का कंट्रोल है। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने जो ट्रीटमेंट के जो प्राइसेस थे उनको इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। अब अगर उन्होंने ट्रीटमेंट की कॉस्ट को इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो इंश्योरेंस कंपनीज को पे करना ही पड़ेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादा पे करने लग गई। इसका मतलब अब इंश्योरेंस कंपनीज आपको ये बोलने लग गई कि देखो आजकल हेल्थ केयर कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, आपको जो अपना कवर जो है ना वो इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको हाई प्रीमियम देना पड़ेगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो भी आपकी हॉस्पिटल के जो चार्जेस इंक्रीज कर रहे थे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स ने, वो सारा का सारा बर्डन आ गया पेशेंट्स के ऊपर। तो एट द एंड ऑफ द डे हेल्थ केयर कॉस्ट यूएसए के अंदर बहुत मैसिवली बढ़नी स्टार्ट हो गई। और गाइस अब होगा क्या ना, यही सेम चीज इंडिया के अंदर भी होने वाली है गोइंग फॉरवर्ड। जो आज की डेट में देखो, एक चीज समझो, इंडिया के अंदर चाहे हम कितना भी बोलें कि मेडिकल कॉस्ट बहुत हाई है, अगर आप पूरे वर्ल्ड ओवर के अंदर कंपेयर करोगे ना, तो आज की डेट में हो क्या रहा है, इंडिया की जो मेडिकल कॉस्ट है वो सबसे कम चल रही है। इसलिए वर्ल्ड ओवर से हो क्या रहा है ना, बहुत सारा मेडिकल टूरिज्म इंडिया के अंदर आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि फॉरेन टूरिस्ट जितने भी है ना, वो सारे के सारे अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए इंडिया में आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इंडिया के अंदर हेल्थ केयर कॉस्ट इज वेरी लो। लेकिन एक चीज आप समझ लो, क्योंकि अब ये प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स इंडिया के अंदर आ गए हैं, तो नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स के अंदर हेल्थ केयर कॉस्ट इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, एक और आपको बात बताता हूँ, यूएसए के अंदर एक डेटा के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि इतनी हेल्थ केयर कॉस्ट इंक्रीज कर गई है कि मोर देन 25% जितनी भी अमेरिका के अंदर बैंकरप्सीज हो रही हैं, पर्सनल लेवल पर जितने भी लोग अपनी बैंकरप्सी फाइल कर रहे हैं, 25 to 30% लोग जो है ना वो मेडिकल बिल्स की वजह से अपनी बैंकरप्सी फाइल कर रहे हैं। मतलब उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी वो ट्रीटमेंट को करा सके। तो गाइस गोइंग फॉरवर्ड आप ये समझ लो, इंडिया के अंदर भी यही सेम पैटर्न दिख सकते हैं। अब अगर मैं हॉस्पिटल्स के अंदर इन्वेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ, तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हॉस्पिटल्स में इन्वेस्ट करने की। क्यों? पहली बात ये कि गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि मेडिकल कॉस्ट जो है ना वो गोइंग फॉरवर्ड बढ़ने वाली है। अगर वो बढ़ी तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट जो पर्टिकुलर एक हॉस्पिटल चार्ज कर रहा है वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। अगर वो इंक्रीज करा तो हॉस्पिटल की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी गोइंग फॉरवर्ड। तो अगर हॉस्पिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो ये एक बहुत ही अच्छी डील है। लेकिन अगर आप ये सिटीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो गाइस डू यू थिंक इट इज़ अ गुड आइडिया? क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सारे के सारी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स अगर इंडिया के पूरे हॉस्पिटल्स को कंट्रोल कर लेंगी तो ये लोग प्राइजेस बहुत अलग लेवल पे बढ़ा सकते हैं, और उस टाइम पे गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगी और इंश्योरेंस कंपनीज को भी ये प्राइजेस पे करने ही पड़ेंगे, बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन। और अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर आएगा? इंडियन सिटीजन्स के ऊपर आएगा, पॉलिसी होल्डर्स के ऊपर आएगा। तो गाइस व्हाट डू यू थिंक, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स को इंडियन हॉस्पिटल्स को कंट्रोल करना चाहिए या गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी के अंदर कुछ चेंजेस लाने चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।